एयरपोर्ट के खारजी दरवाजे की तरफ बड़ी बाहर बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। टैक्सियां, प्राइवेट गाड़ियां मुसाफिरों को ड्रॉप करके जा रही थी, लेकिन इसे वहां भी अपने ग्रुप की कोई लड़की नजर नहीं आ रही थी। इस जेर लब आयतुल कुर्सी का वेट करते जल्दी से बैग में से मोबाइल निकाला, लेकिन ये देखकर इसके हाथों के तोते उड़ गए कि बैटरी डेड होने की वजह से फोन बंद पड़ा था। वो खुद को कोस कर रह गई, आंखों से बड़ी तेजी से आंसू बहे थे। इर्द गिर्द खड़े लोग अजीब सी नजरों से इसे देख रहे थे, लेकिन इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सर्दियों के दिन होने के बायस अंधेरा भी तेजी से फैलता जा रहा था। अनजान शहर, अजनबी जगह, इसका ज़हन इस वक्त बिल्कुल माऊफ हो रहा था। ऐसा लगता था किसी भी वक्त चकरा कर गिर जाएगी। वो बार-बार कभी गर्दन मोड़कर एयरपोर्ट की इमारत के अंदर देखती, कभी सड़क पर दूर तक निगाह दौड़ाती। इस किस्म की सूरत-ए-हाल से पहली दफा पाला पड़ा था। घर में सबसे छोटी होने के बायस वो तो हमेशा बहुत प्रोटेक्टेड रही थी। इसीलिए इस वक्त बिल्कुल हाथ-पैर फूल चुके थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस्म से रफ्ता-रफ्ता जान निकलती जा रही हो। इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिर पड़ती, इसके बहुत पास एक भारी गंभीर मर्दाना आवाज गूंजी, "एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू?" वो बेसाख्ता अपनी जगह पर उछल पड़ी। इसने पलट कर देखा, वो एक बहुत खुशपोश, खूबरूप सा, जरा बड़ी उम्र का लड़का था। परिचय इसे देखते खामोशी से आंसू बहाती रही। "एनी प्रॉब्लम?" इसके जवाब ना देने पर इसने मजबूत कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डालते सवाल बदलकर शाइस्ता लहजे में पूछा, ना जाने क्यों इतनी टेंशन और उजरत में होने के बावजूद वो इस लड़की को इस तरह सड़क पे आंसू बहाते देखकर आगे न बढ़ सका था। इन लोगों का कुछ अता पता नहीं था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। इसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। ऐसे में इसका पास आकर मदद के लिए पूछना परिशी को लगा इसे बता देना चाहिए। तभी जल्दी से इसे बताने लगी, वो मेरी फ्रेंड न जाने कहाँ चली गई। अभी तो सब यही थी। मैं वॉशरूम से आई तो पूरा ग्रुप गायब था। उसने रोते रोते मुख्तसर लफ्जों में तफसील बताई तो इसे एकदम सारा मामला समझ आ गया। यहाँ इस्लामाबाद में शुमारी इलाका जाने के लिए अक्सर दूसरे शहरों से स्कूल कॉलेजेस के ट्रिप आते रहते थे। यकीनन वो लड़की भी किसी ट्रिप के साथ आई थी और अब अपनी क्लास के ग्रुप से बिछड़ गई थी। ओके, मैं आपका मसला समझ गया, लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है जो आप इस तरह बाहर खड़े होकर रो रही हैं? आप अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लें। इसने आसान सा हल पेश किया। नहीं कर सकती ना, मेरा फोन डेड है। वो बच्चों की तरह होंठ लटका कर बोली, जबकि ये कहते हुए आंखों से आंसुओं का रेला बहा था। माज ब्लू जीन्स और व्हाइट कुर्ते में मलबूस, गले में फ्लोरल स्कार्फ लटकाए छोटी सी खूबसूरत लड़की को देख कर रह गया। आजकल के जमाने में इतनी मासूमियत। अगर आपको किसी फ्रेंड का नंबर याद है तो मेरे सेल से कॉल कर ले। इसने जेब से फोन निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए पेशकश की। वो खामोशी से नफी में गर्दन हिला गई। आपको मालूम है वो लोग कहाँ गई हैं? इसने एक मरतबा फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डालते हुए पूछा। एबटाबाद। एबटाबाद जाना था हमें। वो जल्दी से बोली, मैं यही इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ, आप मेरे साथ चले। फोन चार्ज करके अपने फ्रेंड से बात कर लीजिएगा, वो भी आपकी वजह से परेशान हो रही होंगी। मार्च को अंदाजा था थोड़ी देर में इसकी सहेलियां इसकी गैर मौजूदगी महसूस करके वापस आ जाएंगी, लेकिन न जाने इसमें कितनी देर लगती। सूरत हाल ऐसी थी कि वो खुद इसके पास रुककर इसकी सहेलियों के आने का इंतजार भी नहीं कर सकता था, और न जाने क्या बात थी कि दिल इस लड़की को अकेला छोड़कर जाने पर भी आमादा न था। परिशे फौरन बिदक कर 2 कदम पीछे हटी। आप जितनी भी मासूम सही, पर इतनी भी बेवकूफ न थी कि एक अजनबी पर भरोसा कर बैठी। माँ ने इसकी हरकत बगौर देखी। ऐसे ऐसे कैसे मैं आपके साथ जा सकती हूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं। इसने हथेली की पूंछ से आंसू साफ करते हुए मासूमियत से कहा, देखिए रात गहरी हो रही है, आपका यहाँ अकेले खड़ा रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बाखुदा मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आप मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। न जाने कौन सी ताकत थी जो इसे हर सूरत परीक्षे को कायल कर लेने पर मजबूर कर रही थी। इसके कहने पर परीक्षे ने गौर से इसका जायजा लिया। बोली, और शक्ल सूरत से तो वो वाकई बहुत मुहज्जब, आला तालीम याफ्ता और किसी अच्छे अमीर घराने का लग रहा था, लेकिन फिर भी इतना एतबार करने के साथ ही चल पड़ती। वो तजबज़ब का शिकार होती लब कुचलने लगी। माज की नजरें इसके पुरसोच चेहरे पर ही टिकी थी। आप प्लीज जरा जल्दी फैसला कर ले, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे वालिद का सीवियर रोड एक्सीडेंट हुआ है। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। वो एक मरतबा फिर बेचैनी से टाइम देखते हुए बोला, ओह अल्लाह उन्हें सेहत के साथ जिंदगी दे। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, आमीन। माज ने इसे गहरी नजरों से देखते हुए दिल की गहराइयों से कहा, ठीक है, मैं आप पर एतबार करके आपके साथ चलती हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाइएगा। वो उंगलियां मरोड़ते हुए धीमे लहजे में हिचकिचाते हुए बोली, चेहरे पर अभी भी परेशान कुन तासरात बिखरे थे, गोया वो इसके साथ जाने से पहले एक मरतबा फिर यकीन दहानी चाह रही थी। मास हैरान था
बेशक वो लड़की आजकल की लड़कियों से अक्सर मुख्तलिफ, बहुत सादा और मासूम थी। इसे इस लड़की के घर वालों पर भी हैरत हुई थी। सीधी सादी सी लड़की को घर से इतनी दूर तन्हा भेजने का भला क्या सुख थी। आप बेफिक्र रहे, आई एम श्योर अभी थोड़ी देर में आपका अपनी फ्रेंड से राब्ता हो जाएगा। आपको खैर मौजूद पाकर वो यकीनन यही इस्लामाबाद में ही रुकी हुई होंगी। और बिलफर्ज अगर ऐसा ना हुआ तो मैं कल सुबह ही आपको अपने ड्राइवर के साथ एबटाबाद भिजवा दूंगा। इसने एक मतलब फिर इसकी भरपूर तसल्ली करवाई। वो भी जरा मुतमईन हुई, दिल कह रहा था कि वो इस पर एतबार कर सकती है। वो इसे साथ आने का इशारा करके पार्किंग की जाने पड़ गया, जहां इसका ड्राइवर इसका मुंतजिर था। गाड़ी से तारकोल की सड़क को रोनती पूरी रफ्तार से रवां दवां थी। मास ड्राइवर के साथ आगे पैसेंजर सीट पर बैठा था। वो पिछली सीट पर घबराई घबराई सी बैठी थी। इस अजनबी पर एतबार करके इतना बड़ा कदम उठा तो चुकी थी, लेकिन दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। वो दोनों हाथों को आपस में जकड़कर बैठी दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखे हुए थी, जब माज ने अपनी गंभीर आवाज में ड्राइवर को हिदायत दी, निजाम आप मुझे अस्पताल ड्रॉप करके इन्हें घर ले जाएं। रहमत बुआ से कहकर मेहमानों वाला कमरा इनके लिए खुलवा दीजिएगा। जी, ड्राइवर ने ताबेदारी से कहते सर हिलाया। आप अपना फोन गाड़ी में भी चार्ज कर सकती हैं। कुछ ख्याल आने पर वो जरा सी गर्दन मोड़कर परिचय से मुखातिब हुआ। इसे फौरन ही बैग से केबल निकाल कर फोन में लगा अपनी सीट के सामने बनी चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट की थी। इसी वक्त मास के फोन की घंटी बजी तो वो जाने मुतवज्जा हो गया। आप कुछ भी करें डॉक्टर, मेरे डेट को बचा ले। जितना पैसा खर्च होता है, जो मर्जी करना पड़ता है करे। अमेरिका बरतानिया से डॉक्टर बुलाए, कुछ भी करके मेरे डेट को बचा ले। चंद लम्बे दूसरी तरफ की बात सुनकर बेचैनी से बोला। आखिर में इसकी आवाज रुंध गई। परीक्षा ने इंतहाई अफसोस से इस ऊंचे लंबे तवाना मर्द को देखा, जिसका चेहरा शिद्दत गम से सुर्ख हो रहा था और लहजे में बेबसी घुली थी। न जाने डॉक्टर ने क्या कहा, चंद लम्हे बाद इसने खामोशी से फोन बंद कर दिया और लब बीच कर चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ कर बैठ गया, जिस तरह वो बार बार पलके झपक रहा था। पिछली सीट से देखती परीक्षा को साफ समझ आ रहा था वो अपने आंसुओं को छलकने से रोक रहा है। क्या कहा डॉक्टर ने माज भाई? बड़े साहब कैसे हैं आप? थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने अफसरदा से लहजे में इस्तफसार किया। वो इसकी तरफ देखता हल्के से नफी में गर्दन हिला गया। हालात किसी तरह नहीं संभल रही, ज्यादा ज्यादा वक्त नहीं है। आंसुओं का गोला हलक में अटका तो वो बात मुकम्मल न कर सका और जुमला अधूरा छोड़कर एक बार फिर गर्दन मोड़ गया। इसका गम महसूस करके सदा की नरम दिल परीचे की आंखों से भी आंसू बहे थे। ड्राइवर भी रंजीदा हो गया था। इसकी कैफियत समझते इसने गाड़ी की रफ्तार कुछ और बढ़ाई थी और जब 2-3 मिनट बाद अलशिफा अस्पताल की बड़ी सी पार्किंग में गाड़ी रुकी तो शाम पूरी तरह ढल कर रात में तब्दील हो चुकी थी। वो बाजलत फ्रंट डोर खोलकर बाहर निकला। परीक्षी भी तेजी से पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बाहर आई थी। माज ने बस एक सवालिया नजर इसकी तरफ उठाई। मैं भी अंकल से मिलना चाहती हूँ, वो आहिस्ता से बोली। वो जल्दी से इस बात में सर हिलाता तेज तेज कदमों से चलता हॉस्पिटल की इमारत की जाने पड़ गया। इसके तेज रफ्तार कदमों का साथ देने के लिए वो तकरीबन भागती हुई पीछे चली आ रही थी। माँ, तुम आ गए मेरे बेटे, तुम्हें देख लिया, अब मैं सुकून से मर सकूंगा, उन्होंने उखड़ती सांसों के दरमियान बामुश्किल कहा। डैड, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो इनका ड्रिप में जकड़ा कमजोर पीला सा हाथ थाम कर बेख्तियार सिसक पड़ा। न नहीं मेरी जान, मैं जानता हूँ अब मेरा वक्त करीब है। ये खड़ती डोलती सांसें किसी भी वक्त वो बेहद हल्की आवाज में अटक अटक कर बोल रहे थे। इनके पैरों के पास खड़े परिश्य को तो एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो इनका सर से पांव तक पट्टियों में जकड़ा मखदूश वजूद देखकर माँ को होने वाली तकलीफ का अंदाजा लगाकर रोई जा रही थी। ये बच्ची? तभी इब्राहिम साहब की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने माँ से पूछा, ये मेरे साथ आई है, इसे समझ नहीं आई और क्या कहकर इसका तारुफ करवाया हो तो इसके नाम तक से नाबलद था। बात का जवाब सुनकर परीक्षित को अंदाजा हुआ कि अब इसके बाबत सवाल कर रहे थे। तुम्हारी बीवी? इनकी आंखों में यह गया ढेर सारी जुगनू व चमक दर आई। माँ से एकदम थटका नजर बिसाका इस बेहद सादा दिल मालिक की लड़की की जानिब उठी, जो कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी इसके बाप के लिए आंसू बहा रही थी। वो बेख्तियार नफी में गर्दन हिला गया। इब्राहिम साहब की आंखों की जोत यकायक बुझ गई। मास, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हारा घर बसा हुआ देखूं, तुम्हारे बच्चे खिलाऊं। वो अटक कटक कर बोले, आप ठीक हो जाएं डैड। फिर जैसा आप वो इनके हाथ अपने लबों से छूकर बोल रहा था, लेकिन वो जोर से नफी में गर्दन हिलाकर दरमियान में ही से खामोश करवा गए। मैं अब ठीक नहीं होऊंगा, मैं चाहता तुम इस बच्ची से अभी इसी वक्त मेरे सामने निकाह कर लो। वो अटक अटक कर बोले। हर गुजरते लम्हे के साथ इनकी सांसें उकड़ती जा रही थी। व्हाट? निकाह? इसके मुंह से एकदम निकला।
परीक्षा ने भी चौंक कर इसकी तरफ देखा, लेकिन डैड मैं इन्हें जानता तक नहीं। वो जल्दी से बोला। परीक्षा बुरी तरह टटकी। इसे अंदाजा हुआ बात इसी के मुतालिक की जा रही है। इब्राहिम साहब की आवाज तो इसे आ ही नहीं रही थी, सिर्फ माँ के बोलने से पता चल रहा था कि क्या बात हो रही है। मुझे ये खुशी दे दो माँ, वो बमुश्किल बोल पाए। जैसा आप कहें डैड, वो सफेद पट्टियों में जकड़ी इनकी पेशानी पर अपने लब रखता धीरे से बोला। इसकी बात गौर से सुनती परीक्षा ने एक झटके से गर्दन उठाकर इसे देखा, जिसकी आंखें जब्त से शिद्दत से लहू रंग हो रही थी। मेरे साथ आए। कमरे में मौजूद नर्स को इनका ख्याल रखने की ताकीद करता इसकी हैरान आंखों से नजर चुरा कर कहता अगले लम्हे तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने मन भरी होते कदमों को बमुश्किल घसीटती इसके पीछे कमरे से बाहर निकली थी। 10 मिनट में निकाह और गवाहान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। वो सुनहरी टांगों के साथ बाहर कॉरिडोर में आई तो वो फोन कॉल लगाए न जाने किसे हुक्म दे रहा था। इसके पास आकर खड़ा होने पर कॉल काटता, फोन पैंट की जेब में रखता हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सूरत-हाल आप देख रही हैं, हमें निकाह करना ही होगा। इसे संजीदगी से कहा। लेकिन मैं कैसे आपसे निकाह? इसने लड़खड़ाते लहजे में कहा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, एक डॉक्टर और नर्स को तेजी से इब्राहिम साहब के कमरे में दाखिल होता देखकर वो इसे वहीं छोड़कर हवास बाख्ता सा इनके पीछे लपका। परिशे परेशान सी सुन होते वजूद के साथ वहीं खड़ी रह गई। इब्राहिम साहब की हालत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टर इनके सीने पर दबाव देकर इनकी धड़कनें बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। मास की आंखों में बेबसी के गहरे रंग उतर आए। इसका बाप इसकी आंखों के सामने जिंदगी की बाजी हार रहा था। इतना रुपया पैसा दौलत जायदाद होने के बावजूद वो अपने बाप के लिए जिंदगी की चंद सांसें नहीं खरीद सकता था। बेबसी का एहसास इसे मारे दे रहा था। इसका बस नहीं चलता था अपना आप गिरवी रख कर अपने बाप के लिए जिंदगी खरीद ले। बड़ी मुश्किल से इनकी सांसें बहाल हुई। वो एक रोबोट की तरह सर झुकाए बैठी थी। इसे नहीं याद निकाह नामे करते वक्त निकाहवान ने इससे क्या पूछा या इसने इनके सवाल के क्या जवाब दिया। होश में तो तब आई जब उन्होंने निकाह के लिए इसका इकरार मांगा। परिशे शहीद मिर्जा वल शहीद मिर्जा, आपका निकाह मास अहमद बे वल्द इब्राहिम अहमद से बाउस हक मेहर 50 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो साई साई करते दिमाग के साथ पथराई हुई आंखों से टुकर टुकर इन्हें देख रही थी। परिशे प्लीज, एक मरते हुए शख्स को चंद पल की खुशी दे दे प्लीज। जब माज ने इंतजाई नजरों से इसे देखते आंसू से भीगी बोझल लहजे में कहा। इसकी नजरें बेसाख्ता इब्राहिम साहब की नींद मुर्दा वजूद की जानिब उठी थी। वो भी मुल्तजी नजरों से इसे ही देख रहे थे। इसकी गर्दन में कान के अंदाज में हिली थी। निकाहवान के दोबारा और फिर तीसरी मर्तबा भी पूछने पर वो हाँ करती एक बिल्कुल अनजान आदमी को अपनी जिंदगी पर मुकम्मल इख्तियार सौंपती चली गई थी। आखिरी मर्तबा इकरार करके वो इस बुरी तरह तड़प तड़प कर रोई कि वहां पास खड़ी एक दो नर्सों के लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया। निकाह ख्वां के पूछने पर इसे अपने निकाह में कबूल करते माज ने तरह ममेज नजरों से इसे देखा था। इसे इसकी कैफियत का अच्छी तरह एहसास हो रहा था। इसे बुरी तरह बिखरते देखकर मुआज के दिल में बेसाख्ता ख्वाहिश उभरी कि इसे अपने चौड़े मजबूत सीने में भेजकर बिल्कुल पुरसुकून कर दे। निकाह के बाद वहां मौजूद 3 मर्द मुआज से गले मिलते इसे मुबारकबाद देते बाहर जा चुके थे। वो भी सबको शुक्रिया कहता परीक्षे के बेजान होते वजूद पर एक नजर डालता इब्राहिम साहब के पास पहुंचे। डैड, अब तो खुश है ना आप? इसने बेचैनी से इनके सर पड़ते हाथ अपने मजबूत पुरतपिश हाथों में थाम कर पूछा। वो आसूदगी से मुस्कुरा दिए और इनके इशारे से परीक्षे को पास बुलाने का कहा। परीक्षे इधर आए डैड के पास, वो जल्दी से बोला। वो निढाल सी बैठी रही। एक नर्स ही इसे थाम कर इब्राहिम साहब के पास लाई। इसके पास आने पर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क उतारना चाहा, लेकिन माज इन्हें रोक गया। उन्होंने अपने पूरे जिस्म की सारी तवानाइयां खर्च करके अपने लड़खड़ते कांपते हाथ में परिशे का सख्त बेजान होता हाथ थामा और माज के मजबूत तवाना मर्दाना हाथ में दे दिया। वो बगैर किसी तासुर के गायब दिमागी से खड़ी रही। माज ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। वो अपना लरकता हाथ परिशे के सर पर रखना चाह रहे थे। अगले ही लम्हे इनकी हालत बुरी तरह बिगड़ी। जिस्म जोर जोर से झटके खाने लगा। आंखें ऊपर को चढ़ गई। डॉक्टर, देखे देखे डेड को क्या हो रहा है? माँ जोर से चीखा। वहां मौजूद नर्सों में अफरा तफरी मच गई। परिशे भी एकदम होश में आई। इसकी आंखें भी हैरत से फट गईं। वो बेयकीनी से सामने स्क्रीन पर नजर आती
बिल्कुल सीधी सब्ज लाइन को देख रही थी, जो इनकी दिल की धड़कनें साकित हो जाने की रूह पर सा खबर दे रही थी। अगले ही लम्हे डॉक्टर के कहने पर नर्सें इन्हें कमरे से बाहर निकालने लगी। माज किसी सूरत बाप को अकेला छोड़कर जाने पर राजी नहीं था। परिचय अपनी मुर्दा कदम घसीटती आईसीयू से बाहर जा रही थी, जब इसके कानों में डॉक्टर की आवाज पड़ी, आई एम सॉरी यंग मैन, ही इज नो मोर। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो माज की तरफ देखती या इसे तसल्ली दिलासा देती। वो आंसुओं से लबरेज सुर्ख आंखों के साथ लब छपाती अपने बेजान होते कपकपाते वजूद के साथ कॉरिडोर में रखे बेंच पर ढह गई। इसकी आंखों से सील रमा जारी था। इसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था, थोड़ी देर पहले जो वजूद जिंदा था, सांस ले रहा था, अब बेजान गोश्त का ढेर बनकर रह गया था। इसे लग रहा था वो किसी भी पल अपने होशो हवास खो देगी। ये आज कैसा दिन आया था इसकी जिंदगी में। परेशानी सी परेशानी थी, रो रो कर उसका गला बैठ गया था, सर दर्द से फट रहा था। जाने कितनी देर बीती जब वो वार्ड बॉय इब्राहिम साहब के बेजान वजूद को सफेद चादर से ढांप कर स्ट्रेचर डालकर वहां से ले जाते हुए नजर आए। इसने नजरें घुमाकर आस पास मास को तलाश किया, लेकिन वो न जाने कहाँ था, कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। तभी सामने से एक आदमी चलता हुआ इसके पास आया। बीबी जी, ये आपका फोन। वो इसकी तरफ इसका मोबाइल फोन और चार्जिंग केबल बढ़ाते हुए बोला। परिशे को याद आया, वो वहां का ड्राइवर निजाम था। इसने अपना फोन तो गाड़ी में ही चार्जिंग पर लगाया था, जो इस अफरा तफरी में इसके जहन से बिल्कुल फरामोश हो चुका था। निजाम की आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई थी। यकीनन इब्राहिम साहब की मौत की लर्ज़खेज़ खबर इसे भी मिल चुकी थी। परीक्षा ने केबल बैग में डालकर मोबाइल ऑन कर लिया। हलक बिल्कुल सूख रहा था, ऐसे लग रहा था जिसे हलक में कांटे उग आए हैं। मोबाइल ऑन करते ही एकदम नोटिफिकेशन आने लगे। वो मोहब्बत हुसैन के साथ मोबाइल पर नजरें टिकाए बैठी थी, जब एकदम अर्जिश की कॉल आने लगी। स्क्रीन पर चमकते इसके नाम पर नजर पड़ते ही परीक्षे को सब याद आ गया, कैसे वो इन लोगों से बिछड़ गई थी। साथ ही इसके आसाब पर जब बर्फ भी पिघल गई। वो एकदम कॉल ओके करती फोन कान से लगाया कई, हेलो हेलो परीक्षे, कहाँ हो तुम, प्लीज बात करो। अर्जिश की रोती हुई आवाज कानों में पड़ी। इसकी गुमशुदगी से वो कितनी परेशान थी, इसकी आवाज से साफ जाहिर था। मैं अलशिफा अस्पताल में। इसने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेर कर हलक का पूरा जोर लगाकर बमुश्किल कहा, क्या अस्पताल, मगर क्यों? तुम ठीक तो हो? वो चीखी। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को वहां ना देखकर मैं परेशान हो गई थी, किसी से लिफ्ट ली थी, इन्हें इन्हें यहाँ काम था। इसने इतना ही कहा था कि इसके बाद का पूरा वाकया आंखों के सामने घूम गया। तब याद आना था कि वो बुरी तरह हांफती गहरे गहरे सांस लेने लगी। शुक्र है कि तुम ठीक हो, बस वहीं रुको, हम लोग अलशिफा अस्पताल ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रहे हैं। इस मर्तबा अर्जिश की बड़ी बहन सहरिश बोली। अर्जिश यकीन फोन का स्पीकर और किए इससे बात कर रही थी, और फिर वो मुश्किल 10 मिनट बाद ही इसके पास एक मर्तबा फिर अर्जिश का फोन आने लगा। वो अब तक बेग उठाती वहां से उठकर अस्पताल के खारजी दरवाजे की जानब बढ़ गई। नजरें बेकरारी से इसे ढूंढ रही थी, जो न जाने कहाँ चला गया था। एक मरतबा फिर फोन की बेल बजी तो वो सर झटकती तेजी से अस्पताल की चौखट पार कर गई। सामने ही व्हाइट कलर की बड़ी सी बेड के आगे अर्जिश और इसकी बहन के अलावा 2-3 लड़कियां और भी खड़ी थी। सबके चेहरे आंसुओं से तरबतर थे। इसे सही सलामत आता देखकर अर्जिश और इसकी बहन लपक कर इसके गले लगी थी। साफ जाहिर था कि इसकी गुमशुदगी की ये 1.5 पौने 2 घंटे इन लोगों ने किस अजाब में मुब्तला होकर गुजारे हैं। परीक्षे की अपनी हालत भी बहुत खराब थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी सहेलियों से दोबारा मिल गई है। वो लोग न जाने कब तक वही खड़ी रोती रहती। जब कुछ लड़कियों के एहसास दिलाने पर वैन ने इसे तफसील बताई, सवार हुई वैन में बैठकर अर्जिश। चंद मिनट बाद ही हमें वैन में तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास हो गया था। असफर भाई ने फौरन ही यू टर्न लिया, लेकिन ट्रैफिक की रश और सिग्नल बंद होने की वजह से हमें वापस एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते कुछ देर लग गई। वहां खड़े लोगों से पूछने पर पता चला कि तुम जरा सी देर पहले ही एक लड़के के साथ वहां से गई हो। बस कुछ मत पूछो, हम लोगों की क्या हालत थी, क्या क्या बुरे ख्यालात जहन में आ रहे थे, तुम्हें बता नहीं सकते। कुछ नहीं पता था तुम किसके साथ कहाँ गई हो, ऊपर से तुम्हारा फोन भी ऑफ था। बस सड़कों पर बारे बारे तुम्हें तलाश में गर्दा फिर रहे थे। इससे सब की जहनी अजियत का बखूबी इदराक था। इससे सबसे माफी भी मांगी कि रहा जिसकी वजह से सबको परेशानी उठानी पड़ी। इस पर सब ने ही इसको बातें सुनाई थी कि वो फजूल बातें कर रही है, बेशक कसूर इसका भी न था। वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि इसमें कोई भी होता शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। एक तो रात काफी गहरी हो गई थी, दूसरे सब जहरी तौर पर इतने थक चुकी थी, इसे अपना बाहर जाने की बजाय इस्लामाबाद में होटल में कमरे लेकर रात गुजारने का फैसला किया गया।
लेकिन सुबह भी अपना बात के लिए ना निकल सकी क्योंकि शदीद जहनी दबाव के सबब परिशे बुरी तरह बुखार में फनक रही थी। तब इसकी बीमारी को कल होने वाले नाखुशगवार वाकये का अफसाना समझ रही थी, लेकिन ये तो वही जानती थी कि कल इसके साथ क्या हुआ था। कोई एक कयामत तो न थी जो इस पर टूटी थी, वो तो कल एक और बहुत बड़े मरहले से तनहा गुजर रही थी। इसने तो कल पुल सिरात पार किया था, गोया अगला दिन भी पूरा इस्लामाबाद में ही गुजर गया। इसका बुखार किसी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उतनी बेहोशी निढाल सी पड़ी थी। वैसे तो ज्यादातर खुदगी में ही रहती, अगर सारा का होश आता तो अम्मी बाबा आप ही पुकारने लगती या फिर खामोशी से आंसू बहाए जाती। इसकी बदसुदूश होती हालत के पेश नजर आशीष और इसकी बहन ने फैसला किया कि वो दोनों परीक्षा के साथ वापस कराची चले जाएं। इनका अपना भी अब दिल खट्टा हो चुका था और ये भी एहसास था कि बाकी लड़कियों का प्रोग्राम भी बिला वजह खराब हो रहा है। तो वो तीनों अगली ही सुबह पहली ही दस्तियाब फ्लाइट से कराची वापस चली आई। घर आकर परीशे जरी साहिबा और रोशाने से गले मिलकर इस बुरी तरह तड़प कर रोई कि इन्हें बौखला कर रख दिया। वो तो इसका कुलाया हुआ चेहरा देख कर हैरान थी कि 2 दिन में इसे हो क्या गया था। बड़ी मुश्किल से अर्जिश और सैरिश ने बात संभाली जो इसे घर तक छोड़ने साथ आई थी। उन्होंने इसकी गुमशुदगी की बात छुपा कर तेज बुखार को इसकी दगरगू हालत का सबब बताया। कल वे सभी इसकी हालत देखकर परेशान थे। ये वो सेहतमंद सुर्ख सफेद रंगत वाली प्यारी सी परिशे तो रही थी। 2 दिन में ऐसी कुबला कर रह गई थी कि बेचारी रही जा रही थी। फिर अगले 3 दिन तक इसका बुखार ही टूट कर रह गया था। रोशाने को बखूबी अंदाजा हो रहा था वो शदीद जहनी दबाव के जेर असर है। इसकी ऐसी नागुफ्ता बहालत देखकर वो खुद को कोस कर रह जाती। रोहान सही कह रहा था, इसे इस मामले में परिचय का साथ नहीं देना चाहिए था। वो वाकई बहुत कम उम्र और नादान थी। फिर जमाने के साथ तो गर्म से ना आशना इसे तनहा इतनी दूर भेजने का फैसला दुरुस्त नहीं था। 1 हफ्ते तक शदीद बीमार रहने के बाद बिलाखिर रफ्ता रफ्ता परिचय की तबीयत संभलने लगी तो सबकी जान में जान आई। वो वार्डरोब से कल सुबह पहनने के लिए अपने कपड़े निकाल रही थी जब इसका फोन रिंग हुआ। इसे गर्दन मोड़ कर पास रखे फोन पर नजर डाली। स्क्रीन पर चमकता नंबर देखकर इसके लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट खिली। दिल बड़ी जोर से धड़का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फोन उठाकर कान से लगाते अपनी धड़ 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 करते दिल को संभालते जल्दी से बोली, वालेकुम सलाम, कैसी हो? गाजियान को इसकी नर्म सी आवाज सुनकर अपनी रूह तक में सुकून उतरता महसूस हुआ। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आवाज से काफी डिप्रेस लग रही है। इसकी गंभीर आवाज में आज हमेशा वाली ताजगी मफकूद थी जिसे वो फौरन ही महसूस कर गई, जबकि इसके बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे पर रूहान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसे यकायक अपनी सारी उदासी उड़न छू होती महसूस हुई। वाह, मेरी बीवी तो बहुत समझदार है, इतनी दूर से भी अपने शौहर के बारे में सारी मालूमात रखती है। लहजे में बशाशत पैदा करती हुए मुस्कुराती आवाज में बोला। इसके लहजे में छुपी शरारत महसूस करके इसने तमानियत भरे सांस खारिज की और धीरे से बोली, आप परेशान ना हो, अपना ख्याल रखें प्लीज। इसके लहजे में छुपी अपनी फिक्र महसूस करके रोहान सरशार हो गया। बस, अंकल की नागहानी मौत को जहन कबूल नहीं कर पा रहा। बहुत अच्छे, बहुत ही शफीक इंसान थे वो, मुझे बिल्कुल अहमद की तरह ही चाहते थे। वो गमज़दा सा बोला, अपने दिल से करीब लोगों का बिछड़ना एक ऐसा खसारा है जिस पर सारी जिंदगी सब्र नहीं आता। अब इस सूरत हाल में वो कितने गहरे सदमे से गुजर रहा होगा, रोशानी को अच्छी तरह अंदाजा था। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। इसकी उदासी महसूस करके रोशानी ने सबके दिल से कहा, आमीन। रूहान बोला, अहमद भाई कैसे हैं आप? आपकी बात हुई? रोशानी ने इस्तिफसार किया। बहुत बुरी हालत है इसकी, मैंने कई मर्तबा कॉल की है। अभी इसकी जहनी हालत सही नहीं, इसलिए ज्यादा बात तो नहीं हो सकी, लेकिन मुझे अंदाजा है क्या बीत रही होगी इस पर। अहमद की अम्मी का बहुत पहले इसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। अंकल ने सारी जिंदगी तनहा पाला है इसे, इसकी खातिर सारी जिंदगी अकेले गुजार दी। दूसरी औरत ना जाने अहमद के साथ क्या सलूक करे, इस वजह से दूसरी शादी भी नहीं की। रूहान इसे तफसील बताई। ओह, तो इनके बहन भाई? रोशाने ने पूछा। कोई नहीं है, अहमद अकलौता है, गांव में अंकल के चंद रिश्तेदार हैं बस, रूहान ने बताया। ऐसे में बेचारे अहमद भाई तो बिल्कुल अकेले हो गए। रोशानी को बहुत दुख हो रहा था। शदीद तरीन बर्फबारी की वजह से अभी तो फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। वो 4 दिन में परवाजें बहाल हो गई तो सोच रहा हूँ इस्लामाबाद का चक्कर लगा लूं। अहमद को इस वक्त मेरी जरूरत होगी। रूहान ने अपने इरादे से आगाह किया तो फौरन ही इसके कान खड़े हुए। दिल अलग ही लेह पर धड़कने लगा। इस दुश्मन जहां के बगैर एक एक लम्हा गिनने अभी तो मुश्किल 1.5 हफ्ता ही कटा था। खुदा जाने ये बाकी के 2.5 हफ्ते कैसे गुजरते।
इस्लामाबाद यानी कराची भी। इसका मतलब है आप 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। इसके बाद मुकम्मल करते ही वो जल्दी से अपना हिसाब किताब लगाते बोल पड़ी। रोहान की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो भी इसको याद कर रही है, वो भी इसके लिए बेकरार है। ये एहसास ही बहुत दिलावेज था। दिल यकायक इसे देखने के लिए, इसका लम्स महसूस करने के लिए मचल उठा। हो, कराची आना तो अभी बहुत मुश्किल है। अगर आया भी तो 1-2 दिन के लिए सिर्फ इस्लामाबाद ही आऊंगा। अपने दिल की हालत के बरक्स वो मुस्कुराहट दबाता हुआ लापरवाही से बोला, क्यों, ये क्या बात हुई? इसने फौरन एहतजाज किया। तुम याद कर रही हो मुझे? इसने मुस्कुराते गंभीर लहजे में एकदम पूछ लिया। इसका लहजा रोशानी को पल के झुकाने पर मजबूर कर गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो निचला लब दांतों से दबाते हुए शरारत से बोली, वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा करती हो। मैं भी तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करता। इनफैक्ट मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। इसने कहा तो रोशानी की तेवरियां चढ़ने लगी, जबकि वो मजीद कह रहा था, कोई तंग करने वाला नहीं है यहाँ, आराम से सोता हूँ, सुकून से अपनी नींद पूरी करके उठता हूँ। वहाँ घर पर तो तुम ढंग से सोने ही नहीं देती थी। वो मजे से न जाने क्या क्या बोल रहा था। जब क्या मेरे बगैर खुश हैं आप? मैं तंग करती हूँ आपको? और कितना झूठ बोल रहे हैं कि मैं आपको रातों को जगाती हूँ, हालांकि आप खुद ही सारी रात। वो इसकी बात दरमियान में कतक करती सदमे से फटती आवाज में जोर से बोली, लेकिन जब अपने लफ्जों का एहसास हुआ तो खफत के मारे बात अधूरी छोड़कर यकदम जबान दांतों तले दबा गई। हा हा हा। इसकी कैफियत पर रूहान दिलकशी से कहका लगाकर हंस पड़ा। बहुत बुरे हैं आप, बस बंद करें फोन, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। वो नरोटेपन से बोली, दिस इज नॉट फेयर, पहले तुमने शुरू किया था, मैंने तो जवाबी कार्रवाई की है बस। इसने सारा मुद्दा फौरन इसके सर पर डाला। हाँ तो मैंने तो ऐसे ही कहा था, आपको तो दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। वो गुस्से से बोली। वो एक बार फिर दिलकशी से हंस पड़ा। इसे पता भी नहीं चला इस लड़की से बात करके इसकी सारी उदासी पसमर्दगी कब की दूर हो चुकी थी। तुम चाहे जो मर्जी कहती रहो, मैं जरा सा कुछ कहूँ तो तुम फौरन नाराज हो जाओगी। इसका खपा खपा अंदाज महसूस करके इसने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको चाहे जो भी कहूँ, आप कभी भी मुझसे खफा नहीं होंगे, बल्कि हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे बहुत सारा चाहेंगे। वो धौंस से बोली। रूहान के लबों पर एक दफा फिर बड़ी खूबसूरत मुस्कान ने छप दिखलाई, जबकि आंखों में इस पल ढेर सारे जुगनू चमक रहे थे। जो मेरी जान का हुक्म, तुम्हें तो रूहान का खून भी माफ है जिंदगी, इसने दिल में कहा, लेकिन बोला इसके बिल्कुल बरक्स, वाह, मैं ना तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ ना नाराज हो सकता हूँ। ये अच्छी दादागिरी है। आप जो भी समझे, मगर आज ये बात तय हो गई, आपको कभी भी मुझसे नाराज होने का हक हासिल नहीं है। ये डिपार्टमेंट सिर्फ मेरा है। वो मजे से बोली। बेशक ये इसकी मोहब्बत और चाहत का बख्शा मान ही था जो वो यूं मगरूर हो रही थी। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर जाने रूहान, वो जज्बात से बोले लहजे में बोलता इसका दिल धड़का गया। मैं तो भूल ही गई, मुझे परीक्षा की बेइज्जती दे दी है। इससे पहले कि वो पटरी से उतरता चलना वो बात अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को काबू करके बोली, हूँ ओके, अब कैसी है परीक्षा? तुहार ने इसकी बाबत दरियाफ्त किया। पहले से तो बेहतर है, लेकिन बिल्कुल खामोश हो गई है। हंसती बोलती ही नहीं, बस सारा दिन गुपसुप बैठी रहती है। इसके लहजे में बहन के लिए महसूस किया जाने वाला तफक्कुर था। आमतौर पर घर का छोटा बच्चा सबके लाड प्यार की वजह से कुछ ज्यादा ही हसास हो जाता है। जरा सी गैर मामूली बात भी इसके जहन पर गहरा असर छोड़ती है। यही परीक्षी के साथ हुआ है। घर वालों से दूर हुई बीमारी ने इसके जहन पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। वो जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिक्र ना करो। बीवी की परेशानी महसूस करके इसने भरपूर अंदाज में इसकी तशवीह करवाई। इंशाल्लाह, रोशनी ने कहा, और चंद मिनट बाद जब दोनों ने एक दूसरे को अपना ख्याल रखने की ताकीद करते हुए फोन रखा, तो दोनों की लबों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। कसर मिर्जा में हयात का सफर अपने मामूल के मुताबिक जारी था। हर कोई मुतमईन था, जिंदगी रमा दमा थी, मगर परीक्षे के लिए जिंदगी जामिद होकर रह गई थी। वो सबसे अलग थलग खामोश रहने लगी थी। इसकी शख्सियत की शगुफ्तगी, शौक, ये वो बागपन इन 3 हफ्तों में खत्म हो गया था। इसके मिजाज में आई इस तब्दीली को हर किसी ने ही महसूस किया था। सभी इसका दिल बहलाने की मकदूर भर कोशिश करते थे, लेकिन वो जैसे अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। घर में समन की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके मिजाज पर छाई कनूतियां तो बेचारी जू की तू थी। हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता। इसके निकाह के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? कहीं इसके बोले गए किसी जुमले से, किसी छोटी सी बात से कोई इसके अंदर का भेद ना भाल ले, इसकी हकीकत न जान ले। यही सोचे इसे सारा वक्त हौलाए रखती। वो सारा वक्त सहमी रहती घर वालों का
सामना तक करने से कतराने लगी थी। जब सब इकट्ठे होते, वो खामोशी से उठकर चली जाती। इसके दिल का चोर इसे किसी से घुलने मिलने, बात तक करने नहीं देता था। समन और रोशानी से हर बात में घसीटती, शादी के कपड़ों के बारे में इसकी राय तलब करती, लेकिन वो पहलू बचा चाहती। सच तो ये था, शादी, निकाह, शौहर, इन लफ्जों से इसे खौफ आने लगा था और घर में आखिर यही मौजूद ज़ेर बहस था। ऐसे में इसके जख्म एक एक करके उधड़ते चले जाते और वो अपने खौल में सिमट कर अपने कमरे में मुकीद हो जाती। जरीन साहिबा, शहीद साहब, रोशानी सभी इसकी तेजी से गिरती सेहत की वजह से बहुत मुतफक्किर थे। कई मर्तबा दादा दादी और ताया ताई भी इस बारे में तशवीश का इजहार कर चुके थे। शहर के अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को इसे दिखाया जा चुका था, लेकिन जो मर्ज ला दवा इसे लाहक हो चुका था, इसका इलाज बड़े से बड़े तबीब के पास न था। घर में सबसे छोटी होने की वजह से सब इसे बच्ची की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो कोई छोटी बच्ची ना थी। 20 साल की समझदार लड़की थी। वो अच्छी तरह निकाह का मतलब समझती थी। इसे खूब इदराक था किसी के निकाह में होने का क्या मतलब है और वो किस किस्म के हदूद कयूद की पाबंद थी। यही परेशान कुन सोचे से दिन रात लाहक थी। वो पहरों बेटी सोचती रहती, इसे समझ न आती अपनी जिंदगी में अचानक आए इस भूचाल से कैसे निपटे, क्या करे, इसे कहाँ तलाश करे जो आंधी तूफान की तरह इसकी जिंदगी में आया और लम्हों में इसका सब कुछ बन बैठा। वो तो इसके नाम के अलावा इसके बारे में कुछ भी न जानती थी। वो कौन था, इस्लामाबाद में कहाँ रहता था, क्या करता था, इसे कुछ इल्म न था। दिन रात इन्हीं सोचों के गर्दाब में खसे गुजरते जाते रहते। इसकी भूख, प्यास, नींद, चैन, सुकून सब उड़ गया। रात को जरा सी देर के लिए आंख लगती तो अजीब अजीब से ख्वाब नजर आने लगते। वो खुद कटघरे में खड़ी रहती और बाकी सबके इल्जाम देती नजरें और रूह को छलनी करते अल्फाज। वो एकदम डर कर उठ जाती और फिर सारी रात मुसल्ले पर रोते रोते गुजार देती। आंखें शिद्दती गरिया से सुर्ख अंगारा हो जाती, सर फोड़े की मानन दुखने लगता। कभी कभी तो इसे लगता था सोच सोच कर भी वक्त इसके दिमाग की रग फट जाएगी, काश फट ही जाए। ऐसे में वो बेसाख्ता दुआ कर बैठती, इस मुस्तकिल अजाब से तो मेरी जान छुटेगी। ए अल्लाह, मुझे इस जिल्लत से बचा ले। अगर बात खुल गई तो घर में कौन मेरा यकीन करेगा? कोई भी नहीं। मैं भी अलीजे जैसे ही बदकिरदार गद्दारी जाऊंगी। मेरे माँ बाप मेरी इसी जिल्लत से गुजरेंगे, मुझे वही बदनामी सहनी पड़ेगी। मैं ये सब नहीं सह सकती। मेरे मालिक, मुझे इस नाकर्दा गुनाह की सजा ना दे, मेरे मौला, ना दे। वो शिद्दतों से सर पटक पटक कर रो देती। काश वो बाबा की बात मान लेती और इस्लामाबाद ना जाती। अगर चली ही गई थी तो काश इसके साथ वो बदतरीन वाक्य न पेश आता, या फिर काश वो इसे मिलता ही ना। ऐसे बहुत सारे काश के गिर्द इसकी सोचें चकराती रहती। इसके अंदर उदासी ने 4 सुनहरे डाल रखे थे। एक अजीब सा खालीपन इसके अंदर दर आया था। वो कई घंटों से मुंह सर लपेटे कमरे में बंद अपनी लापरवाही सोचों में गुम थी। यहाँ तक कि आसमान पर उतरा बनफशी रंग शाम होने की निशानदेही करने लगा। यकायक इसे कमरे में घुटन का शदीद एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी भी वक्त दम घुट जाएगा। वो उठकर बाहर लॉन में चली आई। बाहर का मौसम बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। सर पर तना किसी छतरी की माने नील हुआ आसमान, अपने आशियानों को लौटते परिंदे, पैरों के नीचे हल्की नम मखमली घास, आसपास लहलहाते पेड़ पौधे, सब कुछ बहुत दिल फरेब था। लेकिन इसके अंदर खिजा ने ऐसा बसेरा किया था कि इसे हर तरफ वीरानी सी वीरानी छाई हुई लग रही थी। वो अपने पोर्शन से लॉन में उतरती सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। छोटे से तिनके से लॉन की नर्म घास को रेतते हुए वो कुछ ना सोचते हुए भी बहुत कुछ सोचे जा रही थी। जहनी रूह भटक कर एक बार फिर इसी दिन की जानिब चली गई जिसे इसका बस चलता तो अपनी किताबें जीत से फाड़ कर फेंक देती, किसी बदनुमा तहरीर की तरह मिटा देती। दरख्तों से गिरे हुए पत्तों को खुशगवार हवा के झोंके इधर उधर उड़ा रहे थे। इसे अपना आप भी इन पत्तों की मानन बेवकूफ लगा जिसे वो पत्ते हवा के रहमो करम पर थे। इसी तरह वो भी हालात के थपेड़ों का शिकार बन गई थी। न जाने आने वाला वक्त इसके लिए कितनी बड़ी बदनामी, कितनी जिल्लत लेकर आ रहा था। इसके तखय्युल में सबके ताने देते अल्फाज गूंजने लगे तो आंखें बेसाख्ता भीग गईं। इसने इन आवाजों से पीछा छुड़ाने के लिए जोर से आंखें मीच कर बेसाख्ता कानों पर दोनों हाथ रख लिए। परी, क्या हुआ? यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? फरहान की आवाज पर इसने आंखें खोली। वो शायद मौसम का मजा लेने के लिए अभी अंदर से बाहर आया था। बस ऐसे ही इसने पलकें झपककर आंसुओं की नमी को अंदर उतारते हुए कहा, तुम रो रही हो? इसने गहरी नजरों से इसकी सी आंखों में चमकती नमी देखी। क्यों फरहान भाई, मैं क्यों रोऊंगी? इसका ध्यान बटाने के लिए मुस्कुरा कर बोली,
इतनी तेज हवा चल रही है इसलिए आंखों में पानी आ गया। आंख का किनारा झटकते हुए कहा, आर यू श्योर? कोई बात है, कोई परेशानी है तो बताओ। इसने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे क्या परेशानी होगी। गड़बड़ा कर जल्दी से मजबूत लहजे में बोली, वो मुतमईन हुआ या नहीं हुआ वो नहीं जानती थी। ओके, फरहान ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वो इसके दिल का भेद आंखों से पाना ले, इसीलिए जल्दी से उठकर अपनी पोर्शन में चली आई जहां एक और कयामत इसकी मुंतजिर थी। वो दाखिली दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो लाउंज से जरीन साहिबा और रोशानी की बातें करने की आवाजें आ रही थी। समन की शादी के फौरन बाद तुम्हारे ताया ताई का हज पर जाने का इरादा है। तुम्हारे पापा चाहते हैं हम दोनों भी सईद भाई और भाभी के साथ ही ये फरीजा अंजाम दे लें, इसीलिए वो भी हज की दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं। जरीन साहिबा ने खुशी से लबरेज लहजे में सारी तफसील रोशानी के गोश गुजार की। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी, बहुत बड़ी सादत है। वो भी सुनकर बहुत खुशी हूँ। इससे पहले तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि फरीशे के फर्ज से भी सुबकदोश हो जाएं। वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने ध्यान में मगन चली आ रही थी जब जरीन साहिबा की आवाज सुनकर चारों तबक रोशन हो गए। कदम वहीं जमीन पर जम कर रह गए। इससे बेसाख्ता दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। इन दोनों की इसकी तरफ से पीठ थी इसलिए इसे देख ना सकी। क्या? लेकिन परीक्षा तो अभी बहुत छोटी है अम्मी। इनकी बात सुनकर रोशानी चौंक कर कहने लगी, कोई छोटी नहीं है, माशाल्लाह बालिग है। और फिर जिंदगी का क्या भरोसा, तुम्हारे बाबा चाहते हैं अल्लाह के घर के सफर से पहले ही काम भी अंजाम दे दे। उन्होंने कहा तो रोशानी सर हिला गई। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? इसने इस्तफसार किया। हो जाएगा इंशाल्लाह, एक दो रिश्ते तो खानदान में ही मौजूद है। फिर तुम्हारे बाबा के एक दोस्त भी अपने बेटे के लिए परीक्षा की ख्वाहिशमंद है। माशाल्लाह रूहान की बदौलत अब तो अब्बा जान की सोच भी बदल चुकी है, तो वहाँ करते भी कोई मसला नहीं होगा। रूहान अमेरिका से आ जाए तो इससे मशवरा करके तुम्हारे अब्बू का ख्याल है जल्द ही कोई एक रिश्ता फाइनल कर देंगे। उन्होंने तफसील से बयान किया। परीक्षा के चेहरे पर जल्जले के आसार थे। इसे अपने सारे जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इसे अपने कदमों पर खड़ा रहना मुहाल लगा। लगता था किसी भी वक्त चकरा कर गिर जाएगी। वो मुश्किल अपने बेजान होते कदमों को घसीटती बाहर बरामदे में आ गई कि इस वक्त किसी का सामना करने की पोजीशन में हरगिज नहीं थी। बाहर रखी कुर्सी पर ढहकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। हलक में गोया लंबे लंबे कांटे उग आए थे। सांस ढूंढने की मानन चल रही थी जैसे न जाने कितनी लंबी मुसाफिर तय कर आई हो। या अल्लाह, ये किसी आजमाइश आ पड़ी मुझ पर। इसने आंसू भरी आंखों से नीले आसमान की जानिब देखा। अंदर लाउंज में इसकी कैफियत से बेनियाज दोनों अभी तक अपनी बातों में लगी थी। रूहान के नाम से रोशानी का ध्यान इस ताहिर की जानिब चला गया। लबों पर आप ही आप बड़ी प्यारी मुस्कुराहट खिल गई। जरीन साहिबा ने मोहब्बत पाश नजरों से अपनी बेटी के चेहरे पर खिलते रंगों को देखा। रूहान ने कुछ बताया बेटा? वो कब तक वापस आ रहा है? उन्होंने दिल ही दिल में इसकी बलाएं लेते हुए पूछा। जी बस चंद रोज तक वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, उन्होंने भी कहा। वो बच्चा अहमद, रूहान का पार्टनर, वो कैसा है अब? जरीन साहिबा ने पूछा। ठीक है बस। हाँ बेटा, नुकसान भी तो बहुत बड़ा है। माँ बाप को खोना कोई छोटी बात तो नहीं है। अल्लाह इस बच्चे के लिए भी आसानी करे और इसके वालिद के दर्जात बुलंद करे। जरीन साहिबा ने कहा। आमीन, रोशानी बोली। फरजीन को क्या गिफ्ट दे रही हैं आप? कल फरजीन की शादी थी। रोशानी ने इसके मुतालिक दरियाफ्त करते हुए गुफ्तगू का मौजू बदला। शहीद साहब के ऑफिस जाने के बाद जरीन साहिबा इसके कमरे में आई तो वो चित लेटी कमरे की छत को घूर रही थी। परीछे, तुम उठी भी हो तो बाहर ही आ जाती चंदा, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारा पूछ रहे थे। इसे कसलमंदी से बिस्तर पर पड़ा देखकर इसके पास बैठते हुए प्यार से इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली। माँ की मेहरबान आवाज सुनकर वो फौरन के खामोश में छुपी थी। अपने बाजू इनके गिर्द लपेटे थे। इसके बच्चों जिस अंदाज पर जरीन साहिबा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। क्या हो गया बेटा? ऐसे अलग थलग सारा वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो? बाहर निकलो, हंसो, बोलो, कोई बात किया करो। उन्होंने कहा जबकि माँ की गोद की गर्मी महसूस करके इसकी आंखें आप ही आप भीगने लगी। अगर इसकी हकीकत इन्हें मालूम हो गई तो क्या तब भी इसके साथ इनका रवैया ऐसा ही मेहरबान रहेगा? बाबा क्या तब भी इसकी ऐसी ही फिक्र करेंगे? वो सोचती चली गई। आंखों से सील रवां जारी था। परीक्षे, इसकी घुटी घुटी सिसकियों की आवाज और आंखों से बहती नमी से अपना दामन भीगता महसूस हुआ तो उन्होंने खुद से इसे अलग किया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इसे खामोशी से आंसू बहाते देखकर वो धक से रह गई। अम्मी, वो सिसकी। हाँ मेरी जान, उन्होंने तफक्कुर से कहते इसकी पेशानी चूम ली। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज।
मैंने मैंने आपकी और आपी की बातें सुन ली थी। मैं भी अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। रोते बिलखते बोली जरीन साहिबा। जो बगौर इसकी बात सुन रही थी, इनकी जान में जान आई। वो मुस्कुरा दी। हश पागल, ये कौन सी रोने वाली बात है जो ऐसे बेहाल हो रही हो? जान निकाल दी मेरी। इसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए कहा, आप पापा से बात करें अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। इनके रवैये से इसे जरा हौसला हुआ। उठकर बेटी बेड क्राउन से टेक लगाते हुए बोली, शादी तो एक ना एक दिन होनी ही है ना बेटा। तुम्हारे बाबा चाहते हैं जल्द तुम्हारा फर्ज अदा कर दे। उन्होंने इसका हाथ थामकर आसान से समझाया, नहीं अम्मी, अभी नहीं प्लीज, ये बहुत जल्दी है। अभी मैं इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। आप प्लीज मुझसे वादा करें, आप बाबा को कन्विंस करेंगे। वो इनका हाथ थाम कर जल्दी से लज्जाजत से बोली, ज़ैन साहिबा इसे देख कर रह गई। घर में सबसे छोटी होने के बिना पर यकीनन वो ज़हनी तौर पर इस सबको कबूल नहीं कर पा रही थी। चलो ठीक है, मैं बात करूंगी तुम्हारे बाबा से। जब तक तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती रुक जाएं, उन्होंने कहा। तो वो बेसाख्ता इनके गले लग गई। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट मदर। बाहें इनके गले में डालकर इनका गाल जोर से चूम कर बोली। इसके बचकाना अंदाज पर वो जोर से हंस पड़ी। चलो अब ठीक उठकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, बाहर आओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। प्यार से इसका गाल थपथपा कर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। वो भी बेड से उठती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। जहन एकदम बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। वो अपनी लग्जरी ऑफिस में बैठा तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था जब हल्की सी दस्तक देकर अहमद अंदर चला आया। तो अभी तक काम में लगा है, चंद घंटों बाद फ्लाइट है तेरी, बस छोड़ ये सब और घर जाकर फ्रेश हो जा। वो बड़े से शीशे की मेज के आगे रखी नाजुक सी कुर्सी घसीटते हुए रूहान से बोला, बस यार जा रहा हूँ, जॉनसन्स का ग्रुप ऑफ कंपनीज को जरूरी डेटा सेंड कर रहा था। इसने लैपटॉप शट डाउन करते हुए कहा, तू रहने दे, ये सब मैं देख लूंगा। इसने टेबल पर पड़ा पेपर वेट दाएं हाथ में घुमाते हुए कहा। रूहान ने हुनकारा भरा। चंद लम्हे खामोश रहकर लफ्ज इकट्ठे किए और गोया हुआ, यार मैं सिचुएशन में तुझे अकेला छोड़कर जाने पर अजीब सा गिल्ट महसूस कर रहा हूँ। वो शर्मिंदा से लहजे में बोल रहा था, लेकिन वो इसकी बात पूरी सुने बगैर ही जल्दी से इसे घर रखते हुए बोला, दिमाग ठीक है तेरा? इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? नहीं यार, मुझे एहसास है अंकल का दुख अभी ताजा है, तुझे मेरी जरूरत है। ऐसे वक्त में मैं सारे काम का बुर्डन तुझ पर डालकर तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। समन की शादी बिल्कुल करीब है। अगर मेरा जाना जरूरी ना होता तो मैं तुझे अकेला छोड़कर हरगिज भी ना जाता। सामने रखे लैपटॉप पर शहादत की उंगली से सदर खींचते हुए धीमे से लहजे में इसने अपनी मजबूरी बयान की। मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ यार, तुझे शर्मिंदा होने की कतई कोई जरूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। तू 1 महीने के लिए आया था और मेरी वजह से तुझे कितने ही दिन मजीद रुकना पड़ गया। अहमद ने कहा, पागल हो गया है क्या? फजूल बातें कर रहा है। रोहान ने इसे खफगी से घूरा। इसमें फजूल क्या है? नई नई शादी हुई है तेरी, मैं जानता हूँ तू अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है। ऐसे में तुझे तेरी बिलव्ड वाइफ से दूर करने का सबब बना हूँ। शर्मिंदा होना तो बनता है मेरा, इसने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन रोहान को इसकी ये मुस्कुराहट बिल्कुल फीकी लगी। रस्मी बेतासुर सी रोहान संजीदा गहरी नजरों से इसे देखता चला गया। ऊंची लंबी मजबूत जसामत, डार्क ब्राउन बाल, डार्क ब्राउन बड़ी बड़ी जहानत से भरपूर आंखें, आम दिनों की निस्बत कदरे बड़ी हुई दाढ़ी मूछें। वो बिलाशुबह बहुत खूबरू था, लेकिन आजकल तमाम तर खूबरूई के बावजूद चेहरे पर अजीब सी उदासी और पसमर्दगी खंडी थी। आंखों के नीचे बड़े गहरे हल्के इस रज्जकों के गवाह थे। वो अपने आप को हशाश बशाश जाहिर कर रहा था, लेकिन रोहान अच्छी तरह जानता था वो ठीक नहीं था। वो किसी बात पर परेशान था, बेहद परेशान। अहमद, मैं अच्छी तरह जानता हूँ अंकल की डेथ के अलावा भी कोई बात है जिसने आजकल तुझे बेचैन कर रखा है। सालों का साथ है हमारा, मेरा ख्याल है इतना इतना एतमाद तो तुझे मुझ पर करना चाहिए कि तू अपनी परेशानी बिला झिझक मुझसे शेयर कर सके। वो जानती नजरों से इसे देखते हुए संजीदगी से बोला। अहमद ने बिला इख्तियार पहलू बदला, निगाहें मोड़ कर बालों में हाथ फेरा। इसे पाकिस्तान से आए तकरीबन 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों में रोहान मुतअद्दिद बार इससे ये सवाल कर चुका था और वो हर बार ही टाल जाता था। लेकिन न जाने इस वक्त क्या हुआ कि फौरन इसे झुठला ना सका। शायद अपनी अंदरूनी कश्मकश से तंग आ गया था। किसी के साथ अपना दर्द बांटना चाहता था, किसी को बताना चाहता था कि इसने इस दिन सिर्फ अपने बाप को नहीं खोया था, बल्कि एक और हस्ती भी थी जो इस रात से बिछड़ गई थी। रोहान खामोश बैठा गहरी नजरों से इसे देख रहा था। इसके चेहरे पर तजवजब के आसार देखकर अपनी कुर्सी से उठकर कदम कदम चलता इसके पास आया।
इसके बराबर में रखी कुर्सी खींचकर इस पर बैठा और इसके घुटने पर अपना मजबूत हाथ रख कर बोला, तू दोस्त है मेरा, भाई है। तुझे इस तरह अंदर ही अंदर घुलते देखना मेरे लिए आसान नहीं है। बता मुझे क्या बात है जिसने तुझे इतना बेकल कर रखा है। मैं वादा करता हूँ तुझसे, मैं तेरी हर तरह से मदद करूंगा। अहमद ने अपनी जब्त से सुर्ख पड़ती नजरें उठाकर इस पुरखुलूस इंसान को देखा और बोझल से लहजे में बोला, तेरा अंदाजा सही है रोहान, मैं अंदर ही अंदर घुलता जा रहा हूँ। एक रगों को चीरता हुआ एहसास है जिसने मुझे अपनी लपेट में ले रखा है। समझ नहीं आती मैं क्या करूं, कहाँ इसे तलाश करूं। मेरे हर वो जगह छान मारी जहाँ इसके होने का इम्कान था। न जाने कहाँ चली गई वो। दोनों हाथों में अपना सर थाप कर दर्द से भीगी सरगोशी से कुछ बुलंद आवाज में बोलता चला गया। पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनते रुहान को इसकी आंखों में हल्की सी नमी चमकती हुई महसूस हुई थी। कौन? वो खामोश हुआ तो रुहान ने बेचैनी से सवाल किया। अहमद ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा और निगाहों के पर्दे पर एक शाम का मंजर वाज़ेह होने लगा। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद धीमे लहजे में वो रुहान को सब बताता चला गया। रुहान तब सादे हवातर गोश था। जिस बात को जरीन साहबा बहुत आसानी से समझ गई थी, शहीद साहब ने सुनते ही रद्द कर दिया। ना सिर्फ जनीन साहिबा बल्कि रोशाना ने भी इन्हें कायल करने की बहुत कोशिश की। परिचय की कम उम्री इसकी अधूरी तालीम का एहसास दिलाया, लेकिन खुदा जाने क्या वहम बैठ गया था इनके दिल में कि वो एक दो माह में परिचय को इसके घर का कर देना चाहते थे। इनके नजदीक शादी के लिए यही उम्र मुनासिब थी और रही तालीम तो शादी के बाद भी मुकम्मल की जा सकती थी। बीवी और बेटी के दलाइल और कुछ परिचय के जहरी तौर पर तैयार ना होने का सुनकर वो बड़ी मुश्किल से इस पर राजी हुए कि फिलहाल बस निकाह कर दिया जाए। रुखसती भले ही एक डेढ़ साल बाद हो जाती, इनकी बात भी माकूल थी, सो किसी के पास भी एतराज की मजीद गुंजाइश ना रही। इनके देरीना दोस्त अतीक अब्बासी अपने लायक फायक होनहार बेटे के लिए शिद्दत से परिचय के ख्वाहिशमंद थे। दोनों घरानों में बरसों पुरानी वाक़ियत और आना जाना था, इसलिए दादा जान समेत हर कोई इस रिश्ते पर दिलो जान से राजी था। बस अब रूहान के आने का इंतजार था। इसके आते ही तमाम मामला इससे डिस्कस करके निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी जाती और अब आज रात को रूहान वापस आ रहा था। परिचय ने जब से रूहान के वापस आने का सुना था, इसका खून खुश्क हो गया था। पहले ही जब से ये सारा मामला तय पाया था, रो रो कर इसकी हालत खराब हो थी। वो बिल्कुल निचड़ कर रह गई थी। खुलकर किसी से ना तो कुछ कह सकती थी और ना ही किसी के सामने आंसू बहा सकती थी। वो अंदर ही अंदर घुले जा रही थी। सोच सोच कर दिमाग की रगें फटने वाली हो गई थी। इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। थक हार कर इसे और कुछ और समझ ना आया तो शहीद साहब के कमरे से जाकर इनके बेड के दराज में रखी नींद की गोलियों की बोतल चुपके से उठा लाई, जो जिल्लत इसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। इससे बचने का अब इसे यही रास्ता नजर आ रहा था कि वो अपनी जान ले लेती। अम्मी और बाबा तायाब्बू की तरफ गए हुए थे। आजकल सम्मन की शादी की तैयारियां जोरों पर थी, तो इन लोगों का रोजाना शाम का ज्यादातर वक्त तायाब्बू की तरफ ही गुजरता था। और आज तो वैसे भी चंद घंटों बाद रूहान अमेरिका से वापस आ रहा था। आज तो वहां रौनक ही अलग थी। इसे ये मौका गनीमत लगा। इसने बेड की दराज खोलकर छोटी सी ब्राउन कांच की बोतल बाहर निकाली, जो दरमियाने साइज की सफेद गोलियों से तकरीबन पूरी भरी हुई थी। इसके हाथ थर थर कांप रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। वो हराम मौत मरना नहीं चाहती थी, जिंदा रहकर जिंदगी के एक एक लम्हे से खुशियां कशीद करना चाहती थी। जिंदगी के बारे में इसके भी चंद ख्वाब थे। इसे आर्ट की दुनिया में अपना एक नाम, एक अलग मुकाम पैदा करना था। नौजवानी के लिए एक नए तर्ज, जदीद तर्ज के आर्ट स्कूल की बुनियाद रखनी थी, लेकिन सदअफसोस हालात इसे किस मुकाम पर ले आए थे कि इसके पास कोई रास्ता ही बचा न था। इसे रह रहकर शहीद साहब, जरीन साहब और रोशानी का ख्याल भी आ रहा था। दादा दादी और ताया ताई के चेहरे भी निगाहों के सामने घूम रहे थे। न जाने इसके मरने के बाद इसके माँ बाप को, घर वालों को क्या कुछ सहना पड़ता। लोग क्या क्या बातें बनाते, इसे अच्छी तरह इदराक था, लेकिन वो भी क्या करती। वो मजबूर थी। है अफसोस वो एक अच्छी बेटी न बन सकी। इसने एक ठंडी सांस भरी, दोनों हाथों से अपने गालों पर बहते बेतहाशा गर्म गर्म आंसू साफ किए, बोतल खोल कर लरकती हथेली पर पूरी उंडेल ली। ए अल्लाह मुझे माफ करना, मैं बहुत मजबूर होकर हराम मौत को गले लगा रही हूँ। वो बुरी तरह सिसकी। कितनी ही आंसू पलकों की बार पलांग कर गुलाबी रुखसारों पर फिसलते चले गए। इसने आंखें बंद करके कपकपाते लब बीच कर अपनी सिसकियों पर काबू पाया। बंद आंखों के पीछे बार बार घर वालों के चेहरे उभर रहे थे। अब भी बाबा मुझे माफ कर दीजिएगा, अपने परिचय को गलत ना समझना, लरजती आवाज में कहकर साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया। इसी वक्त दरवाजा खुला और किसी ने कदर अंदर रखे शिद्दत गरिया से सुर्ख होती सूजी हुई आंखें, थक्कर जदा निडाल वजूद, हाथ पर ढेर सारा जहर, आने वाली लम्हों को सारी सूरत हाल समझा गया। परिचय
इससे पहले कि वो जहर अपने अंदर उतारती, इसे हाथ मारकर सारी गोलियां गिरा दी। ढेर सारी गोलियां फर्श पर यहाँ वहां बिखरती चली गई। परीक्षा एक झटके में बेड से खड़ी होती सरी सीमा नजरों से आने वाले को देख रही थी, जिसकी आंखें हैरत से बाहर उबलने को थी। यही वो बात है जिसने मेरी रग रग में बेसुकूनी बेइत्मीनानी भर रखी है। तमाम बात इसके गोश गुजार करके वो अजियत अमेज हंसी हंसकर बोला। रोहान तो शशदर बैठा था, इसके वहमो गुबार में भी नहीं था कि अहमद की परेशानी का सबब ऐसा कोई मामला होगा। लेकिन अहमद, निकाह करना कोई मामूली बात तो नहीं। तूने ऐसे आई विल इसकी फैमिली की इजाजत के बगैर, जबकि लड़की भी दिल से राजी नहीं थी, इस तरह निकाह कैसे हो सकता है यार? चंद लम्हों बाद रूहान उलझे उलझे अंदाज में बोला, सच तो ये था अहमद की जुबानी सारी रुदात सुनकर इसका दिमाग घूम गया था। इसे समझ नहीं आ रही थी क्या कहे। इस वक्त बहुत से सवाल इसके जहन में सर उठा रहे थे। आई नो यार, आई नो, ये सारे शरई तकाजे जानता हूँ मैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी। डेड डेथ बेड पर थे, मुझे इनकी बात माननी ही पड़ी। बात करते करते इसका लहजा रुंध गया तो लब बीच कर खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। रोहान ने फौरन इसके कंधों पर बाजू फैलाकर इसे खुद से करीब किया था। सोचा था बाद में जाकर इसकी फैमिली से मिलूंगा, इन्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। इसका अंदाज बहुत शिकस्त था। रोहान ने इसका शाना थपका। कोई तो सिरा होगा जिससे तू इसे तलाश कर सके, इस तक पहुंच सके। कुछ देर तक दोनों अपनी अपनी सोचों में डूबे रहे। जब रोहान ने कहा, वो नफी में सर हिला गया। कुछ भी नहीं पता यार, मैंने तो इससे ये तक नहीं पूछा था कि वो किस शहर से इस्लामाबाद आई है। डेढ़ जांकड़ी के आलम में थे इस वक्त, मुझे इन सब बातों का होश ही कहाँ था। वो फीके से लहजे में बोला, इसका एड्रेस निकाह नामे पर इसका घर का एड्रेस तो होगा। रोहान को ख्याल आया तो पुरजोश था बोला, अहमद के तस्वुर के पर्दे पर निकाह के वक्त इसका रोता बिलखता चेहरा लहरा गया। जिन हालात में निकाह हुआ था मैं तुझे बता ही चुका हूँ। वो फिर वो भी इतने बड़े शौक के जेर असर थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी। शायद इसीलिए निकाह ने ड्रेस का खाना पूर्ण नहीं किया था। पेपर वेट टेबल पर घुमाते हुए वो आहिस्ता से बोला, रोहान को भी अपनी खाना बात का एहसास हुआ। वाकई अगर निकाहनामे पर इस लड़की का एड्रेस होता तो क्या अहमद अभी तक हाथ पर हाथ ना मेरे बेटा होता? दोनों एक मरतबा फिर अपनी अपनी सोचों में गुम हो गए। दरमियान में एक बार फिर खामोशी का वक्फा दराया। अब सोचता हूँ तो बहुत हैरत होती है। इस वक्त जब मैं इस कदर परेशान था, किसी तरह उड़कर डेट के पास पहुंच जाना चाहता था, इसे रोता हुआ देखकर मैं इसके पास रुक कैसे गया? अचानक कौन सी अनजानी कुव्वत थी जो इतनी जल्दी होने के बावजूद मुझे खींच कर इसके पास ले गई थी? मैं इसकी हमवार सतह पर नजरें जमाए अहमद खोए खोए अंदाज में बोला। रोहान को बखूबी एहसास हो रहा था को एक बार फिर इसी शाम के इसी वजीर में पहुंचा हुआ है, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही वो कैसी बेवकूफ लड़की थी। बेशक निकाह तमाम शरई तकाजों के मुताबिक नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल हुआ तो था। वजह इसके कि वो तेरे साथ इस मसले पर बात करती, वो एकदम मस्जिद से गायब हो गई। रोहान ने कहा। अहमद निगाहें उठाकर चंद लम्हे खाली खाली निगाहों से इसे देखता चला गया, जबकि इस पर निगाहों के सामने परिश्य का मासूम बेहयात दिलकश खदोखाल से सजा चेहरा लहरा रहा था। इसके चेहरे के तासरात एकदम दब दब गए। यार वो बहुत मासूम है, बहुत कम उम्र और सादा, आजकल की लड़कियों से अक्सर मुख्तलिफ। मैंने बहुत कम वक्त इसके साथ गुजारा था, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में मैं इसे अच्छी तरह जान गया था। वो बहुत जल्दी घबरा जाती है, जरा सी देर में परेशान होकर रोना शुरू कर देती है। वो इस अनजान वजूद के लिए लहजे में बेतहाशा मोहब्बत समोए बेखुदी के आलम में बोल रहा था। रोहान चूंकि खुद भी राह मोहब्बत का मुसाफिर था, खूब जानता था ये जज्बा दिल में कैसी मीठी मीठी कसक जगाता है। इसे बहुत अच्छी तरह अहमद की दिली कैफियत का अंदाजा हो रहा था। यकीनन इसका दोस्त इस अनजान लड़की की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन ये सूरत हाल बहुत गंभीर थी। अगर खुदा न खास्ते इस लड़की का सुराग ना मिला तो अहमद क्या करेगा? क्या वो जिंदगी में आगे बढ़ सकेगा? इसका जहन यही ताने बाने बुनने में मसरूफ था। अगर बिलफर्ज वो लड़की ना मिली तो क्या करेगा? दूसरी शादी? रूहान ने इसके जज्बात की गहराई नापने की खातिर जो सवाल जहन में पनप रहा था वो पूछ लिया। दूसरी शादी? नो वे। रूहान की बात सुनकर अहमद का दिल डूबा। वो इसकी बात कता करता एकदम कतईयत से बोला, मैं अपनी जिंदगी में इसके अलावा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकता। इससे रिश्ता मेरे डैड ने जोड़ा था, अगर मेरी बीवी बनेगी तो सिर्फ वही, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगा। इस कलेजा बेहद मजबूत था। रोहान को इसकी आंखों में शिद्दत पसंदी नजर आई। चल तू परेशान ना हो, तेरी लगन सच्ची है, मेरा दिल कहता है वो तुझे जरूर मिल जाएगी। रोहान ने इसके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली दी। होप सो, वो दिल गिरफ्तगी से बोला। अहमद, तुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? तू वहीं रहता तो फिर भी इसे ढूंढ सकता था। अब यहाँ अमेरिका से बैठकर इसे कैसे तलाश करेगा?
वो बहुत जिंदा दिल इंसान था, हर वक्त खुशबाश रहने वाला। रूहान को इसे इस तरह अजारता देखकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वो दिल से चाहता था जल्द से जल्द वो लड़की इसे मिल जाए ताकि इसके दोस्त की मुस्कुराहट लौट आए। तू सही कह रहा है यार, लेकिन मैं क्या करता, वहां मेरा दम घुट रहा था। तू अंदाजा नहीं कर सकता मैं किससे दोहरी अजियत से गुजरा हूँ। एक तो नेट को खोने का गम, दूसरा ये अजीज और जान वालिद की वफात का जिक्र करते हुए बेसाख्ता दिल भर आया। इसने कुछ पल रोककर हलक में उमड़ती नमी को अंदर धकेला। मैंने पागलों की तरह दिन में कई कई मरतबा इस अस्पताल के चक्कर लगाए हैं कि शायद वो मुझे ढूंढती हुई अस्पताल आ जाए। हर एक जगह इसे तलाश किया जहाँ इसके होने का इम्कान हो सकता था। इस्लामाबाद की सड़कों पर बिला वजह गाड़ी दौड़ाई है कि शायद वो कहीं नजर आ जाए, इसका कोई सुराग मिल जाए, लेकिन मेरी हर कोशिश रायगां गई। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।